हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हम लोग डायमेंशंस कर रहे थे। और डायमेंशंस में हम लोग क्लास 11th का डायमेंशंस देख रहे थे। यह है डायमेंशंस फिजिक्स का। फिजिक्स के डायमेंशन में क्लास 11 चल रहा है अभी, और हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर बनाएंगे जे मेंस का और जे एडवांस का। उससे पहले देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पहले कर लिए थे। पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स जितने भी थे हमारे, लेंथ था, मास था, टेम्परेचर था, फिर ऐसे सो ऑन करके करंट था, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, उससे कैंडेला आ रहा था, जो कि सिलेबस में नहीं, लेकिन जान के हम लोग को रखना है। अब हम लोग डायमेंशंस कर रहे थे, तो डायमेंशंस में कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और फोर्स तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर। तो क्वेश्चन लगाइए प्रेशर। प्रेशर अगर आ गया तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला। पहले डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में भी देखे हैं कि फोर्स अपॉन एरिया। इसको समझे कैसे? अगर आप कोई एक यही मार्कर ले लेते हैं और इसको अगर इसी चीज पे प्रेशर लगा रहे हैं, बोर्ड पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट लग रहा है, तो इसका एरिया क्या है, बहुत कम है, तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, ज्यादा। अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और यही अगर अपोजिट साइड से इसका करें तो इसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ज्यादा हो गया और प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो बीम होते हैं बिल्डिंग्स के, इसीलिए उसको हम लोग खुद बहुत ज्यादा थिक बनाते हैं। थिक बनाने से उसका क्या होगा, जो ढांचा है, जो बेस है, वो स्ट्रांग रहेगा। तो ये फोर्स आ गया, फोर्स और अपॉन एरिया। इसका किस तरीके से डायमेंशन निकलेगा? फोर्स का क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक दो ही लेंथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। अब मास का डायमेंशन निकालेंगे, m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का lt-1, फिर वो lt-2 चला गया टाइम, तो lt-2। अब क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ से, तो लेंथ का तो l आ गया। अब ब्रेथ का क्या लिखे, तो ब्रेथ भी एक लेंथ ही है। अगर हम देखें ऐसे करके, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, और लेंथ तो अपने आप में लेंथ है ही। तो शब्द का बस अंतर है, लेकिन मीनिंग क्या है कि ये भी एक लेंथ है, एक ये लेंथ है, तो इसका क्या होगा डायमेंशन, l। आ गया समझ में? अब इसको कैसे बनाएं, तो इसको अलग करेंगे, m को अलग कीजिए, m अलग है, फिर l को अलग करेंगे, t को अलग करेंगे, t का पावर -2, फिर l लिखेंगे, l का पावर 2। ये हो गया कंबाइंड। अब हम लोग इसमें कोई भी तरह का सॉल्व कर सकते हैं। l से l कटा, नीचे l आ गया। ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा, ml -1, l नीचे है फिर ऊपर जाएगा, तो -1 पावर, फिर 2 माइनस t-2, t-2 बोलते हैं इसको, ऐसा सिंपल होता है। ये आ गया प्रेशर का ml-1 t-2। अब हम लोग अगला में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वर्क। अब ये वर्क का क्या है फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फेमस फॉर्मूला है, क्लास 9 से ही पढ़े हम लोग। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आप लोग वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट अगर रिवीजन किया जाए, तो अगर हम इस दीवार पे या इस बोर्ड पे ही प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो वाल है, नहीं, हम दोनों ही डिस्प्लेस नहीं हो रहे, तो क्या वर्क हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन यहाँ पे 0 हो रहा है। कोई भी चीज को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, अगर इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ये एक बोर्ड है, ठीक है, कपबोर्ड है या क्यूबॉइड है, इसको आप ठेल रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तो इसको ये अगर डिस्प्लेस हो रहा है डिस्टेंस d में, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, ये फोर्स जो मैंने दिया F, इससे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ये F.D, ठीक है। Fs cos थीटा हो जाता है इसका,
हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही है ये सब। ओके, अब आते हैं यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका कैसे निकलेगा डायमेंशन? इसका डायमेंशन निकालना और भी आसान है। फोर्स का आ गया, फोर्स का हम लोग निकाले क्या, ml t-2 ml। अगर एग्जाम में आप बना रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं वर्क पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको किसी का भी याद नहीं आ रहा है, आप फॉर्मूला को ब्रेक करते जाइए। जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का याद नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन का भी लिख देंगे, एक्सेलरेशन का भी लिखेंगे वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का भी याद नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो गया ना, d बाई टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या हो गया l, और नीचे में आ गया टाइम का स्क्वायर, तो LT-2 हो जाता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट, अब फिर से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ सभी क्या है, एक लेंथ ही है, इसका डायमेंशन l होगा। अब आराम से करेंगे, m, इसमें m होगा, फिर l होगा, l ml2 t-2। वर्क का भी यही आएगा और आपका एनर्जी का भी यही आएगा। जहां पे वर्क है, एनर्जी, एनर्जी का क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। आप जितना ज्यादा वर्क कर रहे हो उसका मतलब आपके पास उतना ही ज्यादा एनर्जी है। तो वर्क हो गया और एनर्जी हो गया, ml2 t-2 दोनों का आ गया। ये दोनों नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है और अभी हम लोग सिर्फ डायमेंशन निकाल रहे हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज का और फिजिक्स में जो टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट पावर। पावर का क्या है, पावर से कैसे समझें कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। तो आप एक समझिए कि कोई कार है, ठीक है, कार नहीं है, कोई ट्रक है, ठीक है, कार नहीं कोई ट्रक है। ये एक और ट्रक सामने इसके यहाँ पर है, ये कुछ बड़ा ट्रक है, ओके। इसमें ये छोटा ट्रक है, ये बस लग रहा है, तो बस है, ठीक है। ये कुछ छोटा सा है, तो ज़्यादा नहीं है, बड़ा, ओके। अब इसमें पावर किसका ज़्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये दोनों को एक टाइम दे दिया गया, इसको समझेंगे। टाइम दे दिया गया 1 आवर, ठीक है, आप 1 घंटा है। इसको देखा जा रहा है कि इसके जो मोटर में, दोनों में फ्यूल जो है, फ्यूल वो भी सेम भरा गया है, ठीक है। उतना हम लोग मैकेनिकली इसको नहीं समझेंगे कि इसमें फ्यूल इतना है तो स्पीड, ये नहीं जानना, बस हम लोग को समझना है इसका जो फॉर्मूला है इसका ये है वर्क अपॉन टाइम, वर्क बाय टाइम। तो टाइम तो सेम रह गया, तो टाइम अगर सेम रह गया तो ये किस पे प्रोपोर्शनल है, वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, पावर के। तो जो ज्यादा वर्क कर रहा है, इसका वर्क अगर कम है, इसका जो मशीन है, इंजन है, और इसका मशीन जो इंजन इसका ज्यादा वर्क कर रहा है, यानी ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, आप ज्यादा इसमें वर्क कर पा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, और ज्यादा चल रहा है ये मशीन, जो इसका इंजन है अंदर में लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैलेंस के लिए आगे लगाया जाता है, पीछे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि फिर वो अपना ही वेट नहीं सह पाएगा। तो वर्क जो है, वर्क किसका ज्यादा है, वर्क ज्यादा है छोटे वाले का कि बड़े वाले का? बड़े वाले का वर्क ज्यादा है और छोटे वाले का वर्क कम है, इसीलिए पावर किसका ज्यादा हो गया, बड़े वाले का। क्यों ज्यादा है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं हार्ड। तो वर्क अपॉन टाइम, यानी कि अगर आप देखिए, अगर किसी का वर्क सेम है, अब वर्क सेम कर देते हैं। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें वर्क सेम है, वर्क सेम मतलब कि ये आपका वर्क इतना ही कर रहा है, ठीक है, कुछ जूल में, इसका कुछ जूल लिख देते हैं, ठीक है, इसका कोई जूल है x जूल और इसका भी x जूल ले लेते हैं, ठीक है, वर्क तो जूल में ही होता है एनर्जी भी। तो ये जूल में इसका कोई वर्क हो रहा है, लेकिन इसका टाइम जो है t1, इसका टाइम है t1, ये 1 आवर ले रहा है जो छोटा है, और t2 जो है वो हाफ एन आवर ले रहा है। तो अभी भी किसका पावर ज्यादा होगा? सिंपल, जिसका टाइम कम उसका पावर ज्यादा, तो ये इसका पावर ज्यादा होगा। तो P2 जो है P1 से बड़ा है, P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे है। अब गाड़ी के अलावा कोई भी आप ले सकते हो, ह्यूमन पे भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अब इसका आते हैं डायमेंशन पे, ठीक है, जो था डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा। प्रेशर,
वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या निकाले हम लोग, वर्क का ml2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का mlt माइनस 1 क्या mlt माइनस 2 mlt माइनस 2, ठीक है। वर्कडन का आया था ml2t माइनस 2, इसलिए ये चीज याद रखना है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है mlt माइनस 2 फोर्स का, फिर डिस्प्लेसमेंट जो l यहाँ पे लिखेंगे उसको फिर इसी में कंबाइन कर दिए बाई टाइम। टाइम का क्या होगा t, यहीं पे आ जाएगा ml2 t माइनस 3, ml2t माइनस 3 पावर का आ गया, इसको याद रखेंगे और एग्जाम में आएगा एक बैग से लिख देना आपको अचानक से, या कोई याद होना चाहिए, याद होगा तो कुछ कुछ बड़े बड़े जब जहाँ पे प्रेशर फॉर्मूला सब मिला हुआ है, जैसे एग्जांपल में पीवी बराबर एनआरटी, वन ऑफ द फेमस फार्मूला ऑफ व्हाट थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का ये फेमस फार्मूला है। तो पीवी बराबर एनआरटी है, वहां पे ये प्रेशर है, तो प्रेशर का और आपको अगर आर का निकालना है डायमेंशन तो क्या होगा, या यूनिट ही निकालना है, ये दोनों तो कांस्टेंट है जाहिर उसका, तो डायमेंशन नहीं होगा। किसी का भी डायमेंशन किसी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो पुट करने के लिए हमको उसका फॉर्मूला का याद होना चाहिए, पहले फॉर्मूला उसके बाद डायमेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या मतलब है जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है वो ग्रेविटी लगा रहा है, लेकिन अर्थ का जो है जी एज्यूम किया गया है और जी का वैल्यू होता है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे। ये हो गया, केजी होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा कि हम, अच्छा क्या एक चीज, अगर हम कोई यूनिट बोले कि हाँ एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकाले, हमको तो नहीं मालूम, चलो एक्सेलरेशन का यूनिट हम बोल रहे कि चलो जूल, जूल क्यों नहीं होगा, वर्क का जूल क्यों होगा, इसका भी एक आंसर है फिजिक्स के पास। किसी का कोई भी यूनिट ऐसे नहीं रखा हुआ है, डायमेंशन से उस यूनिट का हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसका ये यूनिट होगा, जैसे इसका यूनिट होगा तो इसका डायमेंशन क्या है LT माइनस 2, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे m नहीं है, m नहीं है, m नहीं है, इसीलिए केजी नहीं होगा, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, टाइम का सेकंड और लेंथ का मीटर, इसी टाइप से इसका आ गया। जहां पे आप डायमेंशन भूल जा रहे हो, जहां पे आप यूनिट भूल जा रहे हैं, वहां पे आप डायमेंशन यूज करके उसका आप यूनिट निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं और इसी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिएगा, जी है, ये एक्सेलरेशन ही है, तो इसका जाहिर है अभी आ गया कि कोई भी जहां पे एक्सेलरेशन शब्द लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा LT माइनस 2। इसमें ज्यादा सोचना नहीं था, एक्सेलरेशन है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों तो नेचर उसका वही है, गति ही है, गति बताता है, तो ये एक्सेलरेशन है हमारा, तो इसका LT माइनस 2 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में यूनिवर्सल। अब जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया तो ये भी आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है हमारा जी, फॉर्मूला क्या है F इक्वल टू कैपिटल G, यहाँ पे स्मॉल g नहीं होगा, कैपिटल G होगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब 11th में ही पढ़ना है ये सब, ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं और इसका हम लोग वो निकालेंगे डायमेंशन। तो g का डायमेंशन क्या लगता है क्या होगा, सबसे पहले तो g को आप इधर सब पुट कीजिएगा तो FR स्क्वायर है ना, FR स्क्वायर होगा, ये ऊपर चला गया, और m1 m2 का स्क्वायर, तो मास को आप सेम मान लीजिए तो m स्क्वायर हो जाएगा, मास को अगर हम सेम मान ले तो m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, F को अलग करेंगे तो उसका क्या होगा, F का MLT माइनस 2 फोर्स का, फिर से आ गया R इज द लेंथ, लेंथ का स्क्वायर L2, ये हम लोग को मालूम था, ठीक है, M का स्क्वायर M2। अब कटम कुट्टी क्रॉस करेंगे
ये कटा एक, ठीक है, हो गया। इसका आंसर आएगा m-1 L3t-2। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका एक नोट्स भी बनते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए, ऊपर हम रब करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज। चार्ज जो कि इसको डिनोट करते हैं Q से। तो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में चार्ज था कि करंट था? करंट था। तो करंट को नहीं तोड़ेंगे, चार्ज को तोड़ेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? I × T। तो करंट का ऑटोमेटिक डायमेंशन I या A रह जाएगा और T का डायमेंशन T रह जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या बचेगा? I × T। इसको नोट कीजिए। और इसके बाद कुछ हम लोग कॉम्प्लेक्स, यानी से थोड़ा हार्ड देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूला है। ओके, डस्टर इसको नोट कर लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे आसान पोर्शन यही है, डायमेंशन। और इसमें मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि सबसे आसान पोर्शन। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, उसको भी देखेंगे हम लोग। आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, अगला क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V = I × R वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज नॉट अ वेलोसिटी, इट्स एन ओम्स लॉ वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इसको याद रखेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। तो ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस का निकलता था हमारा V = I × R। तो ओम्स लॉ है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को समझे कैसे? ये पोटेंशियल और डिफरेंस क्यों आया? पोटेंशियल क्यों है और डिफरेंस क्यों है? इसमें पोटेंशियल तो समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्यों लगाया गया? तो इसको बहुत सिंपल भाषा में एक देखेंगे डायग्राम, और उससे हम समझेंगे कि एक समझ लीजिए 2 टैंक है, वाटर टैंक है, 2 वाटर टैंक है, ठीक है। टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2, टैंक नंबर 1 एंड टैंक नंबर 2। टैंक नंबर 1 में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है। तो क्या होगा? ये टैंक भर जाएगा। इतना तक भर दिए। अब इसका वाटर सप्लाई को हम ऑफ कर दिए। क्या कर दिए? वाटर सप्लाई को ऑफ कर दिए। ये वाटर सप्लाई इसका ऑफ हो गया। ये पानी का वाटर लेवल यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक फिजिक्स लगाते हैं सिंपल। ये इसको हम कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा? इस कनेक्शन की वजह से क्या होंगे? इनके वाटर लेवल जो है इस टैंक में आने लग जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फटाफट ये जो वाटर लेवल है ये डाउन हो जाएगा। मान के चलिए इतना डाउन हो गया, और डाउन होगा, लेकिन इतना डाउन हो गया, और ये यहां तक आके भर गया, ये आके यहां तक आके भर गया। ओके, ये 1 है, ये टैंक 2 है। ओके, इसको देखिए, नोट करके हम चेक करते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, 1 टैंक नंबर 1 एंड टैंक नंबर 2। टैंक नंबर 1 क्या हुआ? इसका डिक्रीज हो गया। यहाँ पे देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? x मान लेते हैं। और ये H1 है, तो ये पूरा H2 हो जाएगा। ये H1 है तो फिर मिला के पूरा H2 हो गया। H2 यहाँ पर भी है, H2। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर ये रुक गया। कब तक ये कनेक्शन जो फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बराबर। इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये जो इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में, वो जब दोनों का पानी बराबर हो जाने के बाद ये दोनों का हाइट जो है डिक्रीज होना, वाटर लेवल का कम, रुक जाएगा। और ये इसका जो बढ़ रहा है ये भी रुक जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो इसे क्या सीखे हम लोग?
पहले ये पोटेंशियल इसका यहाँ पे मान लेते थे V, कनेक्शन के पहले पोटेंशियल था कितना इसका, पोटेंशियल जो था V1 लिखते हैं, पोटेंशियल से समझ जाइएगा आप लोग। V1 था मान लेते हैं V, इसका V कितना था V1, इसका V कितना था V-1, 0, पोटेंशियल था ही नहीं, वाटर लेवल था ही नहीं, ये इसको रब कर देते हैं, कुछ नहीं था पोटेंशियल। लेकिन कनेक्शन होने के बाद पानी यहाँ भी बढ़ गया, तो V2 जो हुआ वो कुछ कम हो गया, तो V कितना कम हो गया, V माइनस V डबल डैश, V माइनस V डबल डैश, 0 नहीं हुआ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो कितना गया V डैश चला गया, यानी कि जो V डबल डैश है वो यहाँ से V से फ्लो होके चला गया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V डबल डैश, और ये आपका जो V1 का V2 जो है भरने के बाद वो होता है V डबल डैश, आ गया होगा समझ में। V2 डैश जो है यहाँ पे V2 क्या हो गया, V2 V माइनस V डबल डैश, और इसमें V डबल डैश इज द न्यू पोटेंशियल। अब इसको समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान था। इसको हम डायग्राम को छोड़ देते हैं, इसको आराम से नोट कीजिए और इसका डायमेंशन बताइए कि V इक्वल टू I इंटू आर है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस आ गया, तो कैसे निकालें, तो इसका एक फॉर्मूला है। अभी रेजिस्टेंस नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो छोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई Q, याद होगा W क्या है, वर्क डन, दोनों फॉर्मूला रखिएगा, इसी फॉर्मूला से अभी रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वर्क डन बाई चार्ज, यही है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का 10 में ही पढ़े हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का हम लोग को डायमेंशन तो मालूम है, ये ज़्यादा जल्दी निकल जाता है, तो कहीं भी इसी को यूज़ कीजिएगा, हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं एग्जाम के लिए। V इक्वल टू W बाई Q एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में आप लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, ये के लिए आपको टाइम लग जाएगा, फिर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो V इक्वल टू mL2T माइनस 2, देन चार्ज का क्या होगा IT। अब कुछ देखते हैं क्या हो सकता है, बहुत सिंपल आ गया, mL2T माइनस 3 I माइनस 1 या A माइनस 1 है ना। तो ये हमारा V का डायमेंशन निकल चुका, V का डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। अब इससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, जब V निकल रहा है तो तुरंत रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो डिनोट होता है वो R से होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट, रुकना। तो जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में भी ऐसा कॉन्सेप्ट, तो R का वैल्यू यहीं से निकाल दीजिए, V अपॉन I, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का निकल चुका है mL2T माइनस 3 I माइनस 1 अपॉन I। तो ये I माइनस 1 अपॉन I आया, इसका मतलब क्या होगा, यानी I माइनस 2 हो जाएगा। तो mL2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये भूलेंगे नहीं, से नंबर कट सकता है, mL2 T माइनस 3 I माइनस 2, mL2 T माइनस 3 I माइनस 2, ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और रेजिस्टेंस का निकल गया है तो रेजिस्टिविटी भी निकल सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, और हम लोग इसको अब मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो नीचे का छोड़ देते हैं, ठीक है, ये डायग्राम भी हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी पर, फिर डेंसिटी बच रहा है। तो डेंसिटी का तो आसान है, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, मास बाई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m बाई इसका निकालेंगे, तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का फिर से एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, याद रखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, जितना बोले वो सब आप लोग नोट करते जाइए, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट हम लोग को तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का होता है L2 और हाइट का होता है L क्यूब, सही है L क्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं mL माइनस 3, ये हो गया डेंसिटी का। ये छोटा छोटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, इसका कुछ इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब इसको नीचे रख करते हैं, रेजिस्टेंस का आ गया mL2T माइनस 3 I माइनस 2, इसको रखेंगे अभी, और
रेजिस्टिविटी का निकालते हैं। तो रेजिस्टिविटी का क्या कह रहा है, अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है यह भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। ये अपना एक प्रॉपर्टी है सभी, जैसे कॉपर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, एल्यूमिनियम का अलग रेजिस्टिविटी होगा, सबके अंदर अपना अपना मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी होगा जो उसको डिपेंड करेगा कि किसका कितना रेजिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है RA/L। फटाफट करेंगे इसको। R को जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे R इज रेजिस्टेंस, ML2 T-3, यहाँ पे T-3 पुट करेंगे एंड देन I-2, ये तो हो गया। फिर एरिया का क्या लिखिएगा, L2, एरिया का L2 हो गया। अब यहाँ पे लेंथ का L, अब इसको सॉल्व करेंगे, कटम पुट्टी होगा, फिर से L से L कटा, पूरा L नहीं कटेगा, ये 2 से 1 हो गया। तो ML3, 3 कैसे हो गया, L2 एंड L, ML3 T-3 I-2, ये रेजिस्टिविटी का आ गया आंसर। तो ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अब रब करने वाला है। ठीक है, ओके। अब आते हैं जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन पे, जो ऑफलाइन हुआ था। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन में डायमेंशन आया, और ये इसका क्या क्वेश्चन था कि कंडक्टिविटी जो है उसका बताना है आपको, डायमेंशन। ठीक है, उसका डायमेंशन बताना है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, जेईई मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया था। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको समझना होगा कि हम लोग को डायमेंशन में जो चैप्टर है वो मांग क्या रहा हम लोग से। वो बस इतना रिक्वायर कर रहा है कि आपको अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशन आराम से निकाल दीजिएगा। इसीलिए एक पेज पर फॉर्मूला जरूर लिखिएगा एक साइड में, जिसमें आपको ये कंडक्टिविटी का भी जो जो लिखवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस का, तो सभी प्रीवियस ईयर और रिपीट होते हैं। जेईई मेंस में वही है, प्रीवियस ईयर रिपीट होगा। तो कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है अगर आपको दे दिया जाए इसका फॉर्मूला, तो वही बात है, ये बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखिए 1/रेजिस्टिविटी। कॉमन सेंस वाली बात है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यानी जिसका ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगा, और जितना कम रेजिस्टिविटी होगा किसी भी मेटल का, उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी निकाले थे रेजिस्टिविटी का 1/, ये इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। RA/L। फिर R का नहीं मालूम, आप अभी एग्जाम में बैठे और आपको रेजिस्टेंस का नहीं याद आ रहा, तो कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस का, V/I। V का भी नहीं मालूम, ऐसे ही एग्जाम में बनाएंगे। तो इसको और एक्सपैंड करेंगे, Li/, एरिया का A, अब V का W/Q। अब आ गया होगा समझ में, इतना खोलने के बाद अब तो ये बन जाएगा। तो कंप्लीट है Li/Q A/W। L का लेंथ L होगा डायमेंशन, करंट का I हो जाएगा, और चार्ज का I/T हो जाएगा, और I/T चार्ज का A, एरिया का L2 हो जाएगा, वर्क डन का ML2 T-2 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन इसमें बच रहा है, कौन इसमें कट रहा है। तो एक L बस इससे क्रॉस होगा, बाकी सब निगेटिव में आ रहा है। जैसे M निगेटिव में, M इनवर्स L, ML-3, T कितना आ रहा है, T ऊपर चला गया T3, और I2 सही है। यही है जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन। बहुत लोग से छूट गया होगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी, और उसका भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहीं तक इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोग को याद होगा, ml-1 T-1, प्लैंक्स कांस्टेंट ml2 T-1। वैसे ही फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जितना भी ओमेगा